हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1, जिसके ऑलरेडी हमने काफी सारी क्लासेस कर ली हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का एक न्यू टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों, निधि कंपनी। सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, वो सुन लें, आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए, अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ और मैं चला जाता हूँ 90s के टाइम पर, जब ग्लोबलाइजेशन आया नहीं था या नया नया ग्लोबलाइजेशन आया था इंडिया, है ना। उस दौरान हुआ क्या था कि बैंक्स इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं थे। अब जो बैंक्स थे ना, वो शहरों में तो थे, सिटीज में तो बैंक्स थे, और शहर के लोग आराम से बैंक की कंडीशंस को फॉलो करके लोन ले लेते थे और अपना बिजनेस, अपना धंधा पानी चलाते थे। पर छोटे गांव में, छोटे कस्बों में बैंक्स नहीं थे, लेकिन वहां के लोगों को भी लोन तो चाहिए था, क्योंकि वहां के लोगों को भी अपना बिजनेस, अपना व्यापार चलाना रिक्वायरमेंट थी कि गांव में, कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स में बैंक होने चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, या ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जो कि लोगों को लोन दे रही है। लोगों के लिए लोन की रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं थी। क्योंकि देखो, एक बैंक जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कोई भी पर्सन अगर बैंक ओपन कर रहा है तो उसका मेन एम होता है पैसा कमाना। और पैसा कहां से कमाएगा वो? जहां पर ज्यादा लोग बैंक के अंदर आते जाते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और ऐसे लोग कहाँ हैं? शहरों में हैं, सिटीज में। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार, हमें कुछ ऐसी एक यूनिट बनानी पड़ेगी, एक ऐसी एंटिटी बनवानी पड़ेगी, अलाउ करनी पड़ेगी, जो गांव में, कस्बों में, शहरों में भी, ऐसा नहीं सिर्फ गांव में या कस्बों में, शहरों में भी ओपन हो, इनकॉर्पोरेट हो, और लोगों को लोन दे, और इजिली लोन दे। नॉर्मली इवन शहर के अंदर भी ये होता था, आज भी होता है, कि कोई पर्सन बैंक से लोन लेने गया तो उसे इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है कि वो बीच में ही थक जाता है और लोन वहीं पे कैंसिल करवा देता है कि मुझे लेना नहीं। बैंक्स मना कर देते हैं। लेकिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक ऐसी एंटिटी, क्यों ना एक ऐसी कंपनी खोल दी जाए कि कोई भी पर्सन अगर लोन लेना चाहता है तो वो पर्सन उस कंपनी का मेंबर बन जाए और फिर उसे इजीली लोन मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस अच्छी प्लानिंग के साथ, इस अच्छे इंटेंशन, गुड फेथ, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, उससे पहले जो एक्ट था 1956, उसमें भी था, अभी हम ये 2013 पढ़ रहे हैं, उसकी बात करें। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 406 के अंदर निधि कंपनी नाम का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। ये कंपनीज आखिर करती क्या है? ये कंपनीज अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती है। ये कंपनीज क्या करती हैं? ये कंपनीज अपने मेंबर्स को लोन, एडवांसेस प्रोवाइड करती हैं, थोड़ी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर कोई भी पर्सन निधि कंपनी का मेंबर बन जाता है तो उसको इजीली लोन मिल जाता है, जिससे वो अपना काम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव में हैं, कस्बों में हैं, जिनको लोन नहीं मिल रहा है, वो निधि कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं, लोन ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सिटी के अंदर रहते हैं, लेकिन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लोन नहीं ले पा रहे हैं, वो निधि कंपनी के मेंबर बनकर ले लेते हैं। स्टूडेंट बोलता है, सर यहां तक की बात जो है वो मुझे समझ में आ गई है, आप बोल रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देखो बच्चे, इस निधि कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स आ रहे हैं, निधि कंपनी के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, है ना, उसके मेंबर बन रहे हैं और लोन ले रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, एक तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो बैंक नहीं है, लेकिन काम तो वही कर रही है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसका काम क्या है? लोगों को पैसा देना, लोगों से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, ऐसा नहीं है। देखो, निधि कंपनी काम पूरा बैंक वाला कर रही है,
लोगों से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और अपने मेंबर को लोन्स भी देती है। अब सपोज करो एक निधि कंपनी के अंदर 1000 मेंबर है, हालांकि बहुत ज्यादा होते हैं, पर एग्जांपल, अब 1000 में से सपोज करो कि 800 ने पैसा डिपॉजिट कराया, तो निधि कंपनी के पास में पैसा आ गया। और निधि, और उसमें से मान लो कि 200 लोगों को लोन लेना है, तो निधि कंपनी उसमें से कुछ पैसा इनको दे देगी लोन के तौर पर। अब आपको समझ में आया, निधि कंपनी एक कंपनी है, सेक्शन 406 में डिफाइंड है, उसका मेन काम होता है अपने मेंबर्स से एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करती है, ये हमेशा पब्लिक कंपनी होती है। एक और चीज बता दें, सपोज करो एक एबीसी निधि कंपनी है। सर एबीसी ने एचडीएफसी से लोन लिया, निधि कंपनी ने लोन लिया और उस लोन को अपने मेंबर्स को दे रही है एज लोन, अलाउड नहीं। निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को लोन देगी, लेकिन अपने पैसे से, ना कि कहीं और से अगर वो लोन लेकर आई है तो वो वाला पैसा वो अपने मेंबर्स को लोन के तौर पर नहीं दे सकती। तो सर फिर आता कहां से निधि कंपनी के पास पैसा? बताया ना अभी, निधि कंपनी में उसके मेंबर्स पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। अब बहुत सारे मेंबर्स, 1000 मेंबर्स ने पैसा डिपॉजिट करवाया, 1000 के 1000 लोग थोड़ी ना ले रहे हैं, लोन तो मान लो सिर्फ 100 लोग ले रहे हैं, तो जो पैसा डिपॉजिट हुआ उसका कुछ अमाउंट इनको लोन के तौर पर दे, उनसे इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं। क्लियर ये चीज आता है? अब आपको समझ में आया। सर क्या इस निधि कंपनी को और भी कुछ नामों से जाना जाता है? हाँ, इसे परमानेंट फंड, आप मेंबर जब चाहेगा तब पैसा मिल जाएगा, परमानेंट। बेनिफिट फंड पैसा मिल जाएगा, थ्रिफ्ट फंड पैसा मिल जाएगा। सर एक और चीज, क्योंकि आप इस निधि को, अब दो चीज आती है सर, एक तो आप निधि को कंपनी बोल रहे हो, तो क्या ये कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? हाँ, तभी तो ये सेक्शन 2406 के अंदर फॉल होती है, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अच्छा दूसरा सर, ये काम तो बैंकिंग वाला कर रही है, पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, इसलिए ये आरबीआई के अंदर भी रजिस्टर्ड, ये एज कंपनी कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह आरबीआई के पास भी रजिस्टर्ड है। स्टूडेंट बोलता है सर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, नॉन बैंकिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी होना जरूरी है, ये एनबीएफसी होती है, इसका मेन काम होता है लोगों से डिपॉजिट, अपने मेंबर्स से, लोगों से नहीं, अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करके उनको लोन देना। और ये इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, थ्रिफ्ट फंड। और उसके अलावा ये जब अपने मेंबर्स को लोन देगी तो कहीं और से आए हुए लोन में से अपने मेंबर को लोन नहीं दे सकती। सर एक बात बताइए, अगर मुझे निधि कंपनी बनानी है तो क्या मेरे पास में कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? हाँ जी, 10 लाख। बच्चों में बता दूं, ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट पहले 5 लाख हुआ करती थी, ये अमेंड हो चुकी है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टोटली अमेंडेड पढ़ रहे हैं सब कुछ, जो आपके एग्जाम में अप्लाई होने वाला है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख है, नोट कर लीजिएगा इसको। निधि कंपनी कभी निधि कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं करेगी। निधि कंपनी के एमओए के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है, निधि कंपनी के एमओए का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसके अंदर बच्चों क्लियरली ये बात लिखी हुई होती है कि उसके एमओए के अंदर ये बात क्लियरली लिखी होती है कि ये जो निधि कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और लोन देने का काम करेगी, इसके अलावा कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेगी। और बच्चों जैसे प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पब्लिक के नेम के एंड में लिमिटेड लिखा होता है, वन पर्सन कंपनी के नेम के एंड में ओपीसी लिमिटेड लिखा होता है, निधि कंपनी के नेम के एंड में निधि लिमिटेड लिखा होता है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 10 लाख की हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेगी। एमओए में जो ये ऑब्जेक्ट लिखा है कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट से लोन देना, उसके अलावा काम नहीं करेगी, और नेम के एंड में निधि लिमिटेड लिखा हुआ होगा। आगे चल, ध्यान से देखिएगा, एक निधि कंपनी जो है उसके अंदर कम से कम 200 मेंबर होना जरूरी, कम से कम।
मैंने बोला था ना पब्लिक कंपनी होती है, तो कम से कम 200 मेंबर होना जरूरी। नेट ओन फंड, खुद का कमाया हुआ पैसा उसके पास में कम से कम 20 लाख रुपए होना जरूरी है। फिर बोल देता हूं, ये पहले 10 लाख लिमिट थी, 20 लाख हो गई है। उसके अलावा अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है उसके पास में इस तरह का डिपॉजिट होना चाहिए जो कोई गिरवी नहीं रखा हुआ है, कम से कम 10%, इतना तो होना चाहिए। ऐसा नहीं सब कुछ ही गिरवी रखा है। और उसका जो नेट ऑन फंड का और डिपॉजिट्स का रेशियो होगा वो 1/20 हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। क्लियर है चीज? चलो, अब मैंने आपको बोला बच्चे देखो, मैंने 4 रिक्वायरमेंट बताई। एक तो मेंबर 200 होना जरूरी है, नेट ऑन फंड 20 लाख होना जरूरी है, कम से कम 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट मतलब जो कहीं गिरवी नहीं रखा हुआ है, और नेट ऑन फंड 120 जो डिपॉजिट के रिगार्डिंग में वो 120 से ज्यादा। वैसे तो निधि कंपनीज को ये चारों रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, लेकिन अगर कोई निधि कंपनी इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 90 दिन के अंदर उसे ये बात आरओसी को बतानी पड़ेगी, फॉर्म नंबर NDH1 के अंदर। क्लियर ये चीज यहां तक? अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि 90 दिन के अंदर, मान लो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 90 दिन के अंदर बता दिया आरओसी को, और जब कौन से फॉर्म में बताया, NDH1 में बताया, और NDH1 जब फॉर्म फाइल किया तो उस पर किसी ना किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के सिग्नेचर थे, चाहे से प्रैक्टिसिंग CS के, CMA के, CA के, किसी। अभी निधि कंपनी ने आरओसी से ये बोला है कि हमें पता है कि ये 4 कंडीशन निधि कंपनी को फुलफिल करना जरूरी है, हमें पता है, हमें भी करने पड़ेंगे, हमें ये भी पता है, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 90 दिन के अंदर फॉर्म नंबर NDH1 में हम आपको इंटीमेट कर रहे हैं। बट हम करेंगे, हमें पता है, हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, पर हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो अगर उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर उन्हें फॉर्म नंबर NDH2 में रीजनल डायरेक्टर के पास में एप्लीकेशन लगा के एक्स्ट्रा टाइम लेना है। देखो मैं समझा देता हूं। सपोज करो एक निधि कंपनी है, उसको ये पता है कि यार मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर आ रहा है, मेरे को ये चारों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, लेकिन नहीं करी, जबकि मुझे फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले कर लेनी थी, पर मैंने नहीं करी। तो मेरी 2 रिक्वायरमेंट है। पहली, मैं 90 दिन के अंदर NDH1 में बता दूंगा आरओसी को कि मैंने नहीं करी है, लेकिन मैं करूंगा, मुझे पता है। दूसरी, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर मैं रीजनल डायरेक्टर के पास में फॉर्म नंबर NDH2 में एप्लीकेशन लगाकर बोलूंगा कि साहब, रीजनल डायरेक्टर साहब, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ये चारों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी थी, मैं जानता हूं, पर मैं नहीं कर पाया हूं, फिर भी मैं आपसे अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहता हूं, प्लीज आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए जिससे मैं ये चारों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लूं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी निधि कंपनी नहीं हूं, प्लीज मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। कौन लगाएगा एप्लीकेशन? निधि कंपनी। किसके पास? रीजनल डायरेक्टर के पास। कितने दिन में? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन में। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर NDH2। अब मिल गई रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर अपना ऑर्डर देगा कितने दिन में? नेक्स्ट 30 दिन, मतलब जिस दिन रीजनल डायरेक्टर के पास ये NDH फॉर्म आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर रीजनल डायरेक्टर को अपना जजमेंट देना है, और वो एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, अगर उसे सही लगेगा तो दे देगा। कितना? मैक्सिमम 1 साल तक का दे सकता है। क्लियर है ये चीज? अब सपोज करो निधि कंपनी ने अपने पहले फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट फुलफिल नहीं करी, ये चारों कंडीशन फुलफिल करनी थी, नहीं, कोई बात। आरओसी को तो इंटीमेट कर दिया 90 दिन के अंदर NDH1 में, और 30 दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन लगाई। जब उसे रिसीव हुई NDH2 तो अगले 30 दिन के अंदर उसने अपना जजमेंट दे दिया। क्लियर है? उसने अपना जजमेंट दे दिया 30 दिन के अंदर, और 1 साल का डिसीजन, मतलब 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर। भाई अब 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया ना, इसमें तो ये कंडीशन फुलफिल कर लो। तुम अब भी फुलफिल नहीं कर रहे हो, मतलब सेकंड फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होने पर आ गया, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तुमने फुलफिल नहीं करी, तुमने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल चुका है, उसमें भी तुमने फुलफिल नहीं करी, तो ऐसा है भैया, अब तुम्हारे ऊपर ये पेनल्टी लगेगी
कि तुम निधि कंपनी अपने मेंबर से कोई फर्दर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो जब तक कि ये लिमिट फुलफिल नहीं कर। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे मस्त समझ में आ गया, कोई दिक्कत सर एक बार रिवाइज करके और समझा दो। आपने बोला कि निधि कंपनी चारों कंडीशंस को फॉलो करे, नहीं करा तो 90 दिन के अंदर आरओसी को एनडीएच 1 में इंटीमेट करे, 30 दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर से एप्लीकेशन लगाए एनडीएच 2 में, उनके 30 दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर अपना ऑर्डर देगा, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देगा। उस एक्सटेंडेड 1 साल के अंदर भी मतलब 2 साल खत्म हो गए, अब तुमने नहीं किया तो आगे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि तुम इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा सर, हमने सुना है निधि कंपनीज के ऊपर सर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया निधि कंपनीज बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ में बनाई गई थी कि गांव में, कस्बों में या इवन सिटीज के अंदर जो लोग लोन नहीं ले पा रहे हैं, बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है या किसी और परेशानी की वजह से वो लोन नहीं ले पा रहे, उन तक लोन पहुंच जाए। गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है लोगों तक पैसा पहुंचे, वो अपना व्यापार बढ़ाए, बिजनेस बढ़ाए। लेकिन पता है होता क्या था कि निधि कंपनीज जो है ना वो फ्रॉड करने लग गई, वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने लग गई और उड़ जाती थी, लोगों का पैसा गायब करके भग जाती थी। अब बेचारे लोग बोलते थे यार हमने तो भरोसा करके निधि कंपनी के मेंबर बने, उसमें डिपॉजिट दिया, वो भाग गई। तो इसीलिए बोला गया है कि देखो निधि कंपनी चिट फंड वाला काम नहीं करेगी, है ना, लीजिंग फाइनेंस वाला काम नहीं करेगी, प्रेफरेंस शेयर्स कभी इशू नहीं करेगी, बताया था, डिवेंचर्स कभी इशू नहीं करेगी। इसके अलावा करंट अकाउंट नहीं खोलेगी, अपने मेंबर्स का करंट अकाउंट ओपन नहीं करेगी, सेविंग ओपन कर लेगी, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर देगी, करंट अकाउंट ओपन नहीं करेगी। निधि कंपनी कभी भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, सिक्योरिटीज को परचेज नहीं करेगी, दूसरी कंपनी का टेक ओवर नहीं करेगी, दूसरी कंपनी को अपनी सब्सिडरी नहीं बनाएगी, दूसरी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाकर बैठेगी नहीं। क्लियर है? वो ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना अपने मेंबर्स को, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगी। मेंबर्स के अलावा किसी और से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ना ही लोन दे सकती है। तो ये जो है बच्चे, ये रेस्ट्रिक्शंस है निधि कंपनी के, ये आपको याद करने हैं, बड़ी ही सिंपल है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, निधि कंपनी जब भी कभी भी शेयर्स इशू करेगी तो एक शेयर कम से कम 10 रुपए का तो होगा, उससे कम का नहीं हो सकता। ये बात इस पूरे में एक ही बात लिखी हुई है, याद रखिए। इसके बाद में मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट मैंने अभी अभी बताई, 10 लाख। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि निधि कंपनी जो है ना उसके अंदर कम से कम 200 मेंबर होंगे। अच्छा, निधि कंपनी किसी और की मेंबर नहीं बन सकती, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की मेंबर नहीं बनेगी, कोई माइनर निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। निधि कंपनी के पास में नेट ओन फंड 20 लाख, ये सब वो है जो अभी अभी पढ़ाए हैं मैंने आपको, अभी अभी। अच्छा, इतना और ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज कीजिए कोई निधि कंपनी है, वो बोलती है यार मेरा काम बड़े चल रहा है, मुझे अब अपनी ब्रांच खोलनी है। अगर तुम लगातार पिछले 3 साल प्रॉफिट में रही हो तो तुम अपनी ब्रांच ओपन कर सकती हो। अगर तुम पिछले 3 में से किसी भी ईयर में लॉस में चली गई, तुम अपनी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती। तुम्हें लगातार पिछले 3 साल प्रॉफिट में रहना जरूरी है। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही? आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। निधि कंपनी जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो उसका जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके 20 गुना तक, मतलब सॉरी, अपने नेट ऑन फंड के 20 गुना तक वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें कि एक निधि कंपनी अपनी नेट ओन फंड के कितने टाइम्स, कितने गुना तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? 20 टाइम्स, इससे ज्यादा। निधि कंपनी जब भी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट लेगी कम से कम 6 महीने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मेंबर ने आज जमा कराया और कल निकाल लिया। इसीलिए अभी अभी पढ़ाया था कि निधि कंपनी अब कभी भी करंट अकाउंट ओपन नहीं करती है ना, वो लंबे टाइम के लिए रखती है। वो ये बोलती है कि आप जब हमारी कंपनी में, निधि कंपनी में आप मेंबर बन के पैसा हमें डिपॉजिट करवा रहे हो, कम से कम 6 महीने हमारे पास में रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 60 महीने। 6 से कम के लिए हम डिपॉजिट लेंगे नहीं, 60 से ज्यादा के लिए हम डिपॉजिट लेंगे। क्लियर है? और वहीं पे रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, ये तो एफडी के बारे में बताया, फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? मिनिमम 12 महीने और वो मैक्सिमम 60।
यहां तक आपको क्लियर हो गया। निधि कंपनी में कोई भी बंदा पैसा जमा करवा रहा है तो एक बार में वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए ज्यादा, 1 लाख रुपए तक जमा करा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? बैंक्स जितना इंटरेस्ट दे रहे होंगे उसके 2% तक, मतलब 2% ज्यादा तक इंटरेस्ट दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सपोज करो बैंक 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो निधि कंपनी 12 दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। और बंदा एक बार में 1 लाख तक जमा करा सकता है, इससे ज्यादा जमा नहीं करा सकता। क्लियर है चीज? अच्छा, अगर मैं बात करूं फिक्स्ड, ये तो सेविंग अकाउंट पे था, है ना, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पे था। अगर फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट? जितना आरबीआई ने बोला है उतना, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। फिर मैंने आपको बताया निधि कंपनी किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज नहीं करेगी, किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं जाएगी, किसी को अपनी सब्सिडरी नहीं बनाएगी। निधि, मैंने ये भी बताया आपको पहले भी कि निधि कंपनी कहीं और से लोन लेकर अपने मेंबर्स को लोन नहीं दे सकती। मैंने आप, और निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन। क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज बच्चों, क्या होता है कभी कभी जॉइंट मेंबर बन जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए अक्षय कुमार और गोविंदा, इन दोनों ने मिलकर, ये दोनों मिलकर निधि कंपनी के मेंबर बन गए, मतलब इन्होंने मिल के पैसा दिया तो जॉइंट शेयर होल्डर बन गए। तो अब जब भी कोई निधि कंपनी कोई पॉलिसी या कोई भी फायदा देगी तो इन दोनों में से पहले किसको देगी? जिसका नाम रजिस्टर में एज मेंबर पहले लिखा है। अगर अक्षय कुमार का नाम पहले आ रहा है तो लोन की फैसिलिटी उसे पहले दी जाएगी, सब काम उसे प्रेफरेंस पे दिया जाएगा। अगर गोविंदा का नाम पहले है तो पहले उसको। इसके अलावा एक और पॉइंट देखो, सपोज करो निधि कंपनी है, सपोज करो अनिल कपूर इसके मेंबर हैं और इन्होंने इस निधि कंपनी के 100 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और आज ये पूरे के पूरे शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते, कर सकते। वहीं पर अजय देवगन भी इसके मेंबर हैं, उनके पास भी 100 शेयर हैं, लेकिन उन्होंने इससे लोन लिया हुआ है और अभी तक वो लोन पूरी तरह से रीपे नहीं हुआ है। ये अपने पूरे के पूरे 100 शेयर ट्रांसफर करना चाहते, नहीं कर सकते। निधि कंपनी का वो मेंबर जिसने निधि से लोन लिया हुआ है कंपनी से और अभी तक लोन का पूरा रीपेमेंट नहीं हुआ है, वो मैक्सिमम 50% तक अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है, उससे ज्यादा। निधि कंपनी अजय देवगन से बोलेगी ना कि अजय भाई, आप अगर पूरे हमारे पूरे शेयर्स बेच के चले जाओगे तो क्या गारंटी है आप हमारे लोन का रीपेमेंट करोगे? इसलिए हम आपको पूरे शेयर्स ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं देंगे, हम आपके कुछ शेयर्स अपने पास में रखें, जिससे कल को अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो मुझे फोरफीट करके अपना पैसा निकाल सके। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? इसके अलावा एक चीज और, निधि कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहती है तो निधि कंपनी कितना डिविडेंड देगी? मैक्सिमम 25%, उससे ज्यादा नहीं दे सकती, या फिर रीजनल डायरेक्टर ने जितना बोला है उतना। लेकिन जितना भी डिविडेंड दे रही है ना निधि कंपनी, उसका इक्वल अमाउंट वो अपने रिजर्व में ट्रांसफर करके रखी। दूसरी बात, निधि कंपनी तब ही डिविडेंड दे सकती है जब वो प्रीवियस ईयर में उसके पास में जो डिपॉजिट्स आए थे उसमें वो डिफॉल्टेड। और उसके अलावा ऑडिटर की बात करूं, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है स्कैनर में, ये सेम होता है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन निधि कंपनी का ऑडिटर बन रहा है तो वो मैक्सिमम 1 टर्म 5 साल के लिए बन सकता है। अगर कोई फर्म, अगर कोई फर्म निधि कंपनी के ऑडिटर बन रही है तो वो मैक्सिमम 2 टर्म्स, मतलब लगातार 10 साल तक के लिए बन सकती है। इंडिविजुअल पर्सन 5 साल से ज्यादा नहीं बन सकता, फर्म 10 साल से ज्यादा नहीं बन सकती, और इनको हम 1 टर्म बोलते हैं। एक्चुअली होता है क्या है, देखो 1 टर्म का मतलब होता है कि एक टाइम के लिए अपॉइंट होना, और वो 1 टर्म मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है। जैसे रिलायंस कंपनी है, उसने ये बोला कि मेरा 1 टर्म जो है वो तो 3 साल का है। तो कोई इंडिविजुअल, अगर मान लो रिलायंस निधि कंपनी है या कोई सी भी कंपनी है, सबके लिए सेम है, निधि के लिए भी सेम है, उसके अंदर कोई इंडिविजुअल पर्सन बन रहा है ऑडिटर, तो वो 1 टर्म के लिए बन रहा है, मतलब वो 3 साल के लिए रहे। कोई फर्म बन रही है तो वो 2 टर्म्स, मतलब 6 साल। सपोज करो वहीं पे एयरटेल कंपनी ने बोला कि मेरा 1 टर्म जो है वो तो 4 साल का है, तो इंडिविजुअल पर्सन 4 साल 1 टर्म के लिए रहेगा, फर्म जो है वो 2 टर्म्स 8 साल तक के लिए रह सकती है।
सपोज करो वहीं पे टाटा कंपनी बोली कि मेरा वन टर्म जो है वो 5 साल का है, तो इंडिविजुअल पर्सन वन टर्म 5 साल के लिए रहेगा, फर्म टू टर्म्स 10 साल के लिए रहेगी। सपोज करो कि मोहित बंसल क्लासेस कंपनी बोलती है कि मेरा वन टर्म 6 साल का है। पॉसिबल नहीं है, वन टर्म मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने निधि कंपनी यहाँ पे कंप्लीट किया। ये है प्रोड्यूसर कंपनी, एक और टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन है, ये ज्यादातर एग्रीकल्चर कंपनीज होती हैं। और प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर कम से कम 5 डायरेक्टर होना जरूरी है, 15 से ज्यादा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने निधि कंपनी पढ़ लिया, प्रोड्यूसर कंपनी पढ़ लिया, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।